हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है 7th क्लास है और हम लोग देख रहे थे हमारे अतीत, जो हमारी बुक है सेकंड, उसी को हम लोग आपका देख रहे थे। कल हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके थे, बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग गौर भी कर चुके थे। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम लोग आपका गौर करके इस चैप्टर के अंतर्गत आपका देखने वाले हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। कल का जो हमारा चैप्टर था, तो कल मैं आपको समझा रहा था कि खानाबदोश घुमंतु लोग क्या होते हैं, किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इन सभी की हम लोगों ने बात कर गौर करके हमने इनको बहुत अच्छे से आपका देख लिया था। तो कल जितना हमने पढ़ा था उसमें किसी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा आगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो कल हमें बाप का जो था, यहां से हमें आगे बढ़ना था। बदलता समाज, नई जाति और श्रेणियों को हमको गौर करके देखना था। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले पहले थोड़ा सा हम आपका बंजारों के विषय में पढ़ते हैं कि आखिर में कौन थे ये बंजारे। और आपने देखा होगा आज भी ये कहीं ना कहीं गांव के गांव घूमते रहते हैं। इन बंजारों को आपने बहुत जगह आपने देखा भी होगा, तो इसलिए हम इन पर बात करने वाले हैं। क्लियर है? करिए। कह रहे हैं 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में आने वाले अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। क्या किया है? बंजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई जिसने 14,000 बैल थे। बहुत सारे गेहूं और चावल से, अनाज से लदे हुए थे। कैसे थे उनके पास? आप देखेंगे कि उनके पास 14,000 बैल थे, जो सारे किससे लदे थे? गेहूं, चावल से आपके लदे हुए थे। क्लियर है? ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टाडा में कई परिवार होते थे और उनका जीवन जीने का उनका भराव से भी उनसे मिलता जुलता था, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। गाय बैल उनके अपने होते थे। कई बार वे सौदागरों से द्वारा भेजे जाते थे, नियुक्त की जाती थी, लेकिन ज्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अनाज जहां सस्ता उपलब्ध है, कह रहे कि जहां पर भी जो अनाज था, अगर आपका सस्ता उपलब्ध है, वहां से वो खरीद लेते थे। क्या करते थे? अनाज को खरीदते थे और उस जगह ले जाते थे जहां वह महंगा है, यानी कि सस्ते स्थान से अनाज को खरीदकर महंगी जगहों पर वो अनाज को बेचते थे। वहां से फिर ऐसी चीजें लाद कर ले आते थे जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जाती थी। अब देखिए, एक प्रकार के क्या हैं, ये भी बाप के व्यापारी है, यानी कि एक स्थान से चीजों को खरीदा जहां पर सस्ती है, बेचा कहां? दूसरी जगह जहां पर महंगा है। जब वहां उनको बेचा, वहां से वो चीज खरीद ली जो दूसरी जगह आपका महंगी और यहाँ सस्ती। तो इस तरह से ये वस्तुओं को कम दाम में खरीद कर महंगे दामों पर आपका बेचते थे। क्यों बेचते थे? ताकि ये प्रॉफिट कमा सकें, ताकि ये लाभ अर्जित कर सकें। टाडा में 6 से 700 लोग तक हो सकते थे। वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज्यादा सफर नहीं करते थे। यहां तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर ही सामान उतारने के बाद ही उन्हें चारने के लिए खुला छोड़ देते थे, ताकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। यानी कि वो अपने जानवरों के लिए, चारे के लिए उन जमीनों पर खुला छोड़ देते थे, जिनसे कि क्या कर सके, उनके जानवर पूरे चारे को आपका चर सके, उनको खा सके। पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीकों में यह किन मायनों में आपका भिन्न है या कैसे समान है। कि आज जो हम लोग
सामान ले जाते हैं वो कैसे, उन तौर तरीकों में आज उन मैटर में कैसा भिन्न है और कैसा समान है, ये हमको इसमें देखने की और थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। क्लियर है? ये हमको वो आपका देखना होगा। तो चलिए, ये था बंजारों के विषय में। थोड़ा सा आज मुझे देखिए और बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बंजारों को गांव में लोहे के सामान बेचते देखा है, या फिर कुछ और चीज की ट्रेडिंग करते देखा है, या गांव में बसते हुए देखा है? कितने लोग बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा देखा है? बताइए बच्चों, है कोई बच्चा इसने देखा हो? चलिए, बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणी। कह रहे हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ती रही। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जाति उभरने लगी थी। उदाहरण के लिए, ब्राह्मणों के लिए नई जाति सामने आई। दूसरी ओर कई जनजाति और सामाजिक समूह को जाति विभाजक समाज में शामिल कर लिया गया। कैसे हो रहा है कि ब्राह्मणों की जो आपके नई जाति हमारे सामने आ रही थी, दूसरी ओर बहुत सारी जनजातियां थी जो सामाजिक समूहों में आपका विभाजित हो गई थी, आपका सामाजिक समूह के रूप में। ठीक, उन्हें जातियों का दर्जा दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मण द्वारा जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। कह रहे जो आपके सुनार थे, लोहार थे, बढ़ई थे, राजमिस्त्री थे, इन्हें भी क्या कर दिया, ब्राह्मणों ने जाति के रूप में मान्यता दे दी कि आप भी क्या हैं, एक कास्ट के, एक जाति के ही भाग हैं, जो पहले शायद नहीं थे। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। यानी कि पहले व्यवस्था क्या थी? पहले व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था की वजह क्या बन गई? जाति व्यवस्था बन गई। कोई बढ़ाई है, कोई सुनार है, कोई लोहार है, कोई राजमिस्त्री है, कोई शिल्पकार है, कोई भेड़ पालता है, कोई पशु पालता है। तो इस आधार पर ब्राह्मणों ने क्या बना दी, जातीय समूह का आपका संगठन पर बना दिया। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, जाति पर विचार विमर्श। कह रहे वर्तमान तमिलनाडु के आपका तिरुचिरापल्ली तालुका में स्थित उड़ाकैकोन के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। प्रदेश है तमिलनाडु, जगह है आपका तिरुचिरापल्ली, तालुका मतलब होता है गांव। ठीक, उधर ही स्थित है ये स्थान, जहां पर 12वीं शताब्दी में एक अभिलेख मिला है, 12वीं शताब्दी का, जो कह रहा है जो आपके ब्राह्मणों के विचार विमर्श का वर्णन है कि जो सभा हुई थी उस सभा के अंतर्गत किस तरह के विचार थे, क्या विमर्श किया गया, किन चीजों पर आधारित था, ये सारी चीजों का वर्णन जो था इसमें साफ साफ किया गया था, और साफ साफ इसमें उसका उल्लेख भी आपका हमको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अब देखिए, आगे बढ़े थोड़ा सा। कह रहे 11वीं और 12वीं शताब्दी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्र की ताकत में काफी इजाफा हुआ। कह रहे जो नए आपके क्षत्रिय थे, नए राजपूत थे, उनके गोत्रों में ताकत में काफी इजाफा हुआ। देखिए, आज भी जातियों के अंदर गोत्र चल रहे हैं। पहले लोग हैं, लोगों को आपका वर्णों में डिवाइड किया, फिर धर्म में डिवाइड हो गए, धर्म से आपका वर्णों में डिवाइड हुए, फिर जातियों में, जातियों से भी आपका गोत्र में डिवाइड हो गए। कह रहे हूण, चंदेल, चालुक्य कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते हैं, जिनमें कुछ पहले जनजाति थे, बाद में अब वो कई कुल राजपूत माने जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें पुराने शासकों की जगह ले ली। विशेषताएं कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे, और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। क्या कर रहे थे? जो बहुत सारे शक्तिशाली राज्य थे उनको आपका देख लिया था, उन पर बात भी की थी। ठीक, ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा आप वंश परंपरा को आते आते इन सारी चीजों को आपका अच्छे से देख लें। कह रहे हैं शासकों के रूप में
राजपूत गोत्रों का उदय के उदाहरण का जातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवार ही शासक वर्ग में शामिल थी। कह रहे हैं कि शासकों का जो राजपूत गोत्र का जो उदय हुआ था, जनजाति का जो आचरण हो रहा था, वो धीरे धीरे क्या था, ब्राह्मणों का जो समर्थन था वो कई जनजातियों की आपके जाति व्यवस्था का हिस्सा बना। और आप देख रहे हैं कैसे समाज हमारा धीरे धीरे आपका जटिल हो रहा है। क्या हो रहा है? जटिल हो रहा है। आप इसको गौर करके अच्छे से देख सकते हैं कि समाज कैसे आपका जटिलता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाती थी। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही बन पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की संप्रभुता जनजातियों में काफी पहले इस्लाम को अपना लिया। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था में इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? इनको बहुत बड़े मामले में, बहुत बड़े पैमाने में इनको जो है वो आपका स्वीकार नहीं किया गया। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंध है। हमारे इतिहास में इस महत्वपूर्ण हिस्से को दो कालों में आपका नीचे उल्लेखित किया गया है। कैसे किया गया है? दो कालों में उल्लेखित किया गया है। आइए उसको भी देखेंगे। अभी हम गौण जाति के विषय में पढ़ेंगे। तो एक चित्र है हमारे पास, ये महिला है और ये महिला एक जनजाति से संबंध रखती है जो आपकी गौण महिला है। और मैंने कल आपको बताया था कि गौण जनजाति भारत के किन किन प्रदेशों में मिलती है। कौन बच्चा बताएगा? क्लियर है? चलिए देख लिया। अब देखिए नजदीक से एक नजर। गौण लोग गोंडवाला नामक विशाल वन प्रदेश में रहते हैं। ये क्षेत्र है बच्चों गोंडवाना। जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको स्पेशल पढ़ने को मिलेगा गोंडवाना का मौका, कि धारवाड़ के नाम की चट्टानें, गोंडवाना के नाम की चट्टानें। तो आप ऐसे समझ लिए कोई क्षेत्र है जिसमें क्या है, जो आपका फॉरेस्ट एरिया वाला है। कह रहे वे, अब बात कर रहे हैं खास कर गोंड जनजाति की। कह रहे वे स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और इसी को हम झूम खेती भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं? स्थानांतरित कृषि अर्थात झूम खेती, जहां बदल बदल कर खेती करते हैं। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई है। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता है। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य गोंड सरदार पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल में इतिहास में अकबरनामा में उल्लेखित गढ़ और कटंगा के गोंड राज्य ने 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य आपके गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास कुल में नियंत्रण था। ये पुनः गढ़ कटंगा एक समृद्धशाली राज्य था। इन्होंने हाथी को पकड़ने, दूसरे राज्यों से उनका निर्यात करने और व्यापार करने का खास धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्हें लूट कर बेशकीमती सिक्के, बहुकीमत में हाथी व हथियार ले गए और उन्होंने राज्य के एक हिस्से भाग पर अपना कब्जा कर लिया और शेष ने वीर नारायण के चचा सदर शाह को दे दिया। कटंगा पठार के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चल रहे थे, लेकिन ये काफी कमजोर थे और बाद में अत्यधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और क्या रहे, ये असफल रहे।
कैसे रहे? संघर्ष किया और असफल रहे। ठीक, तो ये था गौड़ लोगों का इतिहास। लेकिन गौड़ लोगों से आगे से बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप देखिए, एक मैप हमको दिया गया है। नर्मदा आपकी नदी है और उसके जो गौड़ वाला क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का रीजन है, किस क्षेत्र को उन्होंने गोंडवाना कहा है? ये क्षेत्र है, ये नर्मदा नदी बह रही है, तो ये जो सारा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र ये आपका गौड़ रीजन है। देखिए इसको, देख रहे हैं आप? देख लीजिए। देखिए, कह रहे हैं कि आपका 84 गांव की इकाई में विभाजित होते थे, जिन्हें आपका 84 भी कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बाहर होत में होता था, जो 12-12 गांव को मिलकर बने होते थे। ठीक, बड़े राज्यों का उदय ने गौड़ साम्राज्य के चरित्र को बदल दिया। उनका मूलतः बार बारी वाले समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौड़ राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त कर और अत्यधिक प्रभावशाली बन गए। गौड़ सरदार अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाह हुई, इसलिए गणकतंगा के राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उसके पुत्र दलपत ने मोहब्बत के चंदेल राजपूत राजा सालवान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना में गरकटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई। उसने समर्पण करने की बजाय मरना जाता बेहतर समझा और अपने पुत्र का तुरंत बाद लड़ता हुआ आपका मारा गया। यानी कि दोनों ही माँ बेटे उस युद्ध में मारे गए। तो आप देख सकते हैं कि उनकी युद्ध कौशलता कितनी थी। ठीक, तो उस समय का कुछ आपको हमको मिला है। एक नक्शा है जो गौड़ जनजाति ने बस्तर क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश में बनाया था। इस इमेज को आप गौर करके देखिए, किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। हाथी, बैल, हिरण, किस तरह से मोहरें उन्होंने बनाई हैं, आप इनको देख सकते हैं। फिर इसके बाद एक नई जनजाति अहोम, इन पर हम लोग बात करेंगे। बात करें अहोम की। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे। तो मूल ओरिजिन कहाँ का है? म्यांमार। कहाँ बसे 13वीं शताब्दी में आकर? जो ब्रह्मपुत्र घाटी है, इसमें आकर आपका बस गए। अब देखिए, उन्होंने भूया यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापित की। यानी कि जिस तरह का पहला सिस्टम था उसको नष्ट किया और एक नया राज्य की स्थापना की। 16वीं शताब्दी के दौरान उन्हें चुटियो यानी कि 1523 और कोज होजो यानी कि 1581 में के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजाति को भी अधीन कर लिया। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए उन्होंने 1530 के दशक में ही इतने वर्ष हुए आग्नेय शास्त्र का इस्तेमाल किया। 1660 के आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और कपास का तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए। क्या करने लग गए थे? हाई लेवल का बारूद और तोप का निर्माण करने लगे थे। कौन लोग? अहोम लोग। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम के कई आक्रमण का सामना करना पड़ा और कह रहे हैं कि 1662 में मीर जुमला ने के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक
नहीं रह सका। यानी कि हार तो भले ही गए थे ये लोग, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, वहां आपका प्रत्यक्ष रूप से उसका नियंत्रण को नहीं होने दिया। अहोम राज्य बेगार पर आपका निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों ने जबरन काम किया था वे पाइका कहलाए। कह रहे अहोम राज्य में जो लोग आपका बिना पैसे के काम करते थे और जिनसे जबरन काम कराया जाता था वो लोग क्या कहलाए, पाइक कहलाए। इसलिए आपने देखा होगा कि भारतीय स्वतंत्रता में नागपुर के क्षेत्र में एक विद्रोह होगा जिसको बोलते हैं पाइका विद्रोह, उसको भी समझिए। तो पाइका की उत्पत्ति यहां से ही हो रही है। तो अहोम राज्य के एक जनगणना की गई थी, प्रत्येक गांव में अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे, जिनके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाके में लोगों को स्थानांतरित किया जाता था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गया और 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में होते होते प्रशासन खास केंद्रीकृत हो चुका था। यानी कि क्या करना पड़ता था उनको, बेसिकली कि जो पाइक लोगों को दूसरे गांव में आपका सुरक्षा के लिए भेजना पड़ता था। ठीक, और थे कौन, इन्हीं लोगों के वो लोग थे जो बिना पैसों के, जिन्हें बेगारी के रूप में इनसे काम कराया जाता था। ठीक, ये थे आपका पाइका लोग। कहां से निकले हैं, अहोम से ही निकले हैं। और कहां बसे हैं, तो गंगापुत्र ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है उसमें। चलिए, इतना आपने देख लिया। थोड़ा सा एक बार आप लोग पीछे की तरफ देखिए, किसी को कुछ पूछना है और किस क्षेत्र की मैं आपका बेसिकली बात कर रहा था। ये है उत्तर पूर्व का वो क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है, इसको थोड़ा सा आप गौर कर देखिए। ये है कौच, ये कोच क्षेत्र था। ठीक, ये म्यूरी है, ये चुटिया है। इसी क्षेत्र में ये बाप की नागा जनजाति है और यहां से ही क्या माना जाता है, अहोम का क्षेत्र माना जाता है। ये पूरा क्षेत्र है और यही है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। ये बहती है ब्रह्मपुत्र और इधर से आके मिल जाए इसमें गंगा, बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये किनके लिए है, अहोम के लिए है। ये देखिए किस पर कब्जा करेंगे, कौच पर, इन क्षेत्र पर। ठीक, तो एक बार गौर करके इनको अच्छे से देखिए आप सभी कि कहां पर उनका लोकेशन है। चलिए आगे बढ़े। ये वो क्षेत्र है जहां पर अहोम जनजाति कौच, टाफला, नांगा, चुड़िया, क्लियर है, जो आपका निवास कर रहे थे। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि लगभग सभी वयस्क पुरुष थे, जो मेल थे, युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवा प्रदान करते थे। क्या था कि जो भी आपका वयस्क पुरुष होगा वो क्या करेगा, अपनी सेना में अपनी सेवा देगा। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्य में जुटे रहेंगे। तो जब आपको युद्ध की जरूरत होगी तब आपको क्या करना पड़ेगा, सेना में अपनी सर्विस आपको देनी पड़ेगी। नहीं तो बांध में, सिंचाई व्यवस्था में और अन्य बहुत सारे ऐसे सार्वजनिक कार्य में आपका जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीकों का अमल में लाते थे। यानी कि वो लोग चावल का कल्टीवेशन करने के लिए नए नए पैटर्न को अपना फॉलो करते थे, नई नई उसमें रिसर्च की भी कोशिश करते थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें खेल कहा जाता था। क्या कहते थे, खेल। देखिए जिस तरह से गोंड जनजाति बड़ी शारीरिक रूप से मजबूत मानी जाती है, उसी तरह से अहोम को भी मानते हैं। वहां दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्र से आते थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। अब खेल किसमें डिवाइड था बच्चों, कुल क्षेत्र में। तो यह खेलने वाला खेल नहीं है, यहाँ जो आपका जो परिवार का विभाजन है, उस परिवार को विभाजन को खेल कहा गया है। क्लियर है, क्या आते थे, प्राय इसमें कई गांव आते होंगे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदायों की सहमति के बगैर राजा ने इसे वापस नहीं ले सका। और क्या नहीं किया,
राजा ने इसको आपका वापस आपका नहीं लिया। ठीक, ये आपको थोड़ा सा देखना है। अब देखिए, अहोम शुरुआत में हम लोगों ने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव की बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा द्वारा भूमि के अनुदान में दी गई। सब सिंह के काल में हिंदू धर्म वहां पर आपका प्रधान धर्म बन गया, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी परंपरा आस्था को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। देखिए, भले ही इन्होंने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट किया, कल्चरल सारा उनका वो ही हो गया, लेकिन जो उनकी अपनी परंपरा थी, जो अपनी कल्चर था, अहोम लोगों ने वो आपका नहीं छोड़ा। क्लियर है? भले वो राजा बन गए थे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। यानी कि इस समाज की आप तुलना देखिए, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोग इस समाज में आपका फिल्टर का काम करते थे, जैसे आपका कवि हुए, विद्वान हैं, उनको क्या दी जाती थी? अनुदान में भूमि। नाट्यक्रम को प्रोत्साहन किया था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों को स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया। आप लिखा है, बुर्जी नामक ऐतिहासिक कृति को पहले अहोम भाषा में, फिर असमिया भाषा में आपका लिखा गया था। तो हमारे लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो अहोम लोग हैं। अब इसके निष्कर्ष पर अगर हम लोग पहुंचे तो देखिए, निष्कर्ष है कि जिस युग में हम आपके चर्चा करते हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुए। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे से के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों समाजों को अनुकूल और बदलाव प्रक्रिया में आपकी चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी, उन्हें विभिन्न प्रकार की आजीविका अपनाई। कालांतर में उन्हें कई जनजातियां आधारित समाज में शामिल हो गई, लेकिन कई जातियों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही आपका नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले प्रादेशिक राज्यों की स्थापना की और इस राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए, जिन्हें बृहद और अधिक जटिल राज्यों के साम्राज्य के रूप में संघर्ष के लिए लड़खा दिया गया। तो ये सारी चीज थी इस पूरे जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत, इन सारे के अंतर्गत। क्लियर है? जो हमको आपका देखने के लिए मिली है। अब ये आपका मिलान है जो आपको खुद करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, और अगर इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए आपकी क्लासेस में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।